हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे मलयालम कहानी दीदी, जो कि MSD 12 इग्नू की पहली कहानी है। इसके लेखक हैं MT वासुदेवन नायर। इसका प्रश्न एक, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, दीदी कहानी के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालिए। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, दीदी कहानी सामाजिक नैतिक मूल्यों की शिकार बनती नारी की दर्दनाक दास्तान है, समर्थन कीजिए। या फिर एक बच्चे के निरह मन की खुली अभिव्यक्ति के कारण ही दीदी कहानी इतनी आर्द्र बनी है, अपने सुचिंतित विचार प्रस्तुत कीजिए। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, दीदी कहानी में केरल की एक जमाने की सामाजिक जीवन की मूल्य चेतना स्पष्टतः जाहिर हुई है, समझाइए। तो चलिए इसका उत्तर शुरू करते हैं। दीदी कहानी के विभिन्न आयाम इस प्रकार हैं। नंबर 1, नैतिक मान्यताओं एवं मूल्यों की शिकार स्त्री की त्रासदी। नायर की दीदी शीर्षक कहानी में अप्पू की दीदी मालू, जो कि उसकी बिन ब्याही माँ है, और नानी प्रमुख पात्राएं हैं। सबसे त्रासद चरित्र दीदी का है। अप्पू के ख्यालों के जरिए ही दीदी की त्रासदी ही उन्मिलित हुई है, इसलिए कहानी का शीर्षक दीदी रखा गया है। कहानी में सिर्फ इसका संकेत है कि कुमारी मालू का किसी आदमी से अनैतिक संबंध हो गया था, जिसका दुखद अंजाम उसे भुगतना पड़ा। एक बच्चे को वह जन्म देती है, पर बच्चे के प्रति माँ की ममता वह जाहिर नहीं कर सकती। दीदी के बहाने ही प्यार प्रकट करने के लिए वह मजबूर होती है। अपने बच्चे के मुंह से सिर्फ एक बार ही सही माँ की पुकार सुनना चाहती है, लेकिन दीदी पुचकारते बच्चा आदी हो चुका है। वह उसे दीदी ही कहना चाहता है, माँ कहने से वह हिचकता है। कुमारी होने के कारण अपना मातृत्व छिपाने के लिए दीदी मजबूर है। अपने बच्चे के सामने वह खुलासा नहीं कर सकती कि वह उसकी माँ है। माँ के सुझाव के मुताबिक अपने भविष्य को देखते हुए अप्पू से अपने माँ होने का राज छुपाती है। अप्पू का लालन पालन इस प्रकार हुआ है कि वह अपनी सगी माँ को दीदी समझता है और दीदी के बार बार कहने के बाद भी उसे माँ कहकर नहीं पुकारता। अपने मातृत्व का गला जबरदस्ती घोटने के लिए मजबूर अनेक संदर्भों का चित्रण कहानी में हुआ है। जब माँ बात बात पर अपने बच्चे को फटकारती है तो मालू खुलकर बहस करती है, अर्थात जब नानी अप्पू को बार बार किसी न किसी बात पर फटकारती रहती है तो मालू से, जो कि अप्पू की माँ है, उससे यह सहन नहीं होता और मालू खुलकर कहती है अपनी माँ से, उसे कोस कोस कर मार डालेंगी क्या। जवाब में नानी डांटने के साथ व्यंग कसती है, ऐसे ही शक्कर का समझकर क्यों नहीं चाट लेती। तब खून के रिश्ते की बात उठती है तो माँ जैसे गाय सींग तान कर आती है, वैसे ही उछल कर पड़ती है। अर्थात नानी कहती है मालू से, अरे ऐसे गहरे से, हाय राम, मुझसे ज़्यादा कहलवाना नहीं रही। जब माँ उसके अनैतिक संबंध का जिक्र करती है तो मालू के पास सिसकने के सिवा कोई और चारा नहीं रह जाता। अर्थात जब अप्पू की नानी मालू को उसके अनैतिक संबंध के बारे में ताना देती है तो मालू के पास सिवाय रोने के सिसकने के कोई चारा नहीं रह जाता। रात में अप्पू के भोजन करते समय दीदी मालू, जो कि अप्पू की माँ है, उसके पास आकर बैठती है और अपने पुत्र को कोर बनाकर खिलाना उसे अच्छा लगता है। लेकिन अगर वह नानी या अर्थात अपनी माँ के सामने कोर बनाने खिलाकर अप्पू को खिलाने से डरती है, क्योंकि मालू की माँ उसे डांटती है, क्या यह दूधमुहा बच्चा है जो तू कोर बनाकर खिलाती है। मालू की चरित्रहीनता के कारण उसका भाई कुमारन नाराज होकर घर से चला गया है। माँ से मिलने कभी कभी आता है, लेकिन दरवाजे के बाहर ही आकर खड़ा रहता है, घर के अंदर कदम भी नहीं रखता। माँ सफाई देती है कि मालू तो उसके पेट से जन्मी है, पर कुमारन माँ पर इल्ज़ाम लगाता है कि सदाचार की सीख बेटी को पहले से ही दे देनी चाहिए थी। जब अप्पू अपनी तरफ घूरते आदमी के बारे में पूछता है तो मालू कहती है कि वह मामा है तेरा। घर न आने की वजह पूछने पर सिर्फ रोती रहती है, कोई जवाब नहीं देती।
यूँ अनजाने ही सही भाई को घर से खदेड़ने का इल्ज़ाम भी मालू के सिर पर ही आ पड़ा है। उसके किसी ऐरे गहरे से संबंध रखने और शादी से पहले अप्पू को जन्म देने की सज़ा भाई को भुगतनी पड़ती है। यह हकीकत मालू के सदमे को और अधिक गहराती है। अंततः अपनी गलती का सबसे दुखद परिणाम मालू को ही सहना पड़ता है। शादी के लिए अपने बच्चे को छोड़ने पर वह मजबूर होती है। मालू के साथ शादी करने के लिए दलाल शंकरन नायर एक भले व्यक्ति को पटाकर लाता है। वह मालू की माँ को समझाता है कि बिटिया को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, सिर्फ शर्त यह है कि मालू के बच्चे होने की भनक तक उसके कान में ना पड़े। अर्थात जिस आदमी को वह पटाकर लेकर आता है शादी के लिए, वह कहता है कि बस शर्त यही है कि मालू का कोई बच्चा है। ये बात उस भले आदमी के कानों तक नहीं पड़नी चाहिए। मालू माँ से पूछती है कि यह तो धोखाधड़ी है ना, पर माँ जवाब देती है कि सब शंकरन नायर ठीक कर देगा। फिर वह समझाती है कि जो हो गया सो हो गया, अगर यह ठीक हुआ तो बेड़ा पार ही समझो, अगर हाथ से निकल गया तो ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। अर्थात फिर मालू से कोई शादी नहीं करेगा। बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता आया है, वह उसे हाथ से नहीं जाने देना चाहती। जब मालू अप्पू का जिक्र करती है तो माँ बेरहमी से पेश आती है और चिल्लाने लगती है, अप्पू शप्पू, जब मैं इस बला से छुटकारा पानी चाहती हूँ तब तो तू, और ये कहकर वो चुप हो जाती है। एक बार रात के समय मालू संदूक के अंदर अपना सामान सजाकर रखती है। प्रातःकाल वह अप्पू को जगाकर स्नान कराती है, माड़ और भात पिलाने के बाद कपड़े पहनाती है। बाल संवारने वक्त अप्पू को समझाती है कि स्कूल जाते समय संभल कर जाना, बच्चों से झगड़ा मत करना, नानी का कहना मानना और नखरे मत दिखाना। फिर अप्पू को छाती से लगाकर टूटी सी आवाज़ में बेटा पुकारती है और अनुरोध करती है कि बेटे मुझे एक दफ़े माँ कहकर बुला, सिर्फ एक दफ़ा मुझे एक माँ कह दे। लेकिन अप्पू सवाल करता है कि दीदी माँ कैसे होगी। मालू ठिठक जाती है। कुछ देर बाद उसे स्कूल के लिए रवाना करती है और उसका गमन दरवाजे के सारे खड़े होकर एकटक देखती रहती है। अर्थात उसे जाते हुए देखती रहती है दरवाजे के पीछे खड़ी होकर, क्योंकि उसे पता है कि आज उसे वो आखिरी बार देख रही है, क्योंकि अब उसकी शादी हो जाएगी। दीदी शीर्षक कहानी में असहाय और पराश्रित लड़की मालू की पूरी जिंदगी का आदर के साथ वर्णन हुआ है। यद्यपि समाज और परिवार के सम्मुख वह एक अपराधीन है। समाज में बरकरार नैतिक मूल्यों को उसने उल्लंघित किया है। शादी से पहले ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, इसलिए घर में भी उसे कोई मान्यता नहीं मिली। अपने पेट में जन्म लेने की वजह से माँ उसकी देखभाल करती है, साथ ही उसके बच्चे की भी। अपने बच्चे के सामने वह माँ नहीं बल्कि दीदी है। माँ की ममता वह जाहिर नहीं कर सकती। माँ की पुकार सुनने के लिए उसका दिल तड़पता है, लेकिन जैसे सूचित किया गया, दीदी पुकारने का आदी बच्चा उसे माँ कहने से हिचकता है। अपनी पुत्री के भविष्य को लेकर चिंतित माँ को ये किन प्रकार अपनी पुत्री की शादी करनी ही है। अर्थात माँ अपनी बेटी की शादी किसी भी तरह करना चाहती है। बेटी के बच्चे होने की हकीकत को छिपाकर ही मालू की शादी की जा सकती है। यूँ मालू अपने बच्चे को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाती है। पता नहीं उसकी आगे की ज़िंदगी कैसे कटेगी। कहानीकार ने पूरी संवेदना के साथ कुंवारी माँ की पीड़ा और छटपटाहट को उकेरा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कहानीकार M.T. वासुदेवन नायर ने कहानी में माँ और दीदी को एकाकार कर दिया है। यहाँ माँ दीदी का बहाना या अभिनय करती है, वही माँ का प्यार भी जाहिर करती है, पर विडंबना यह है कि आखिर वह न माँ व दीदी का दायित्व निभा नहीं सकती, दोनों से वंचित है। तत्कालीन समाज में मान्य नैतिक चेतना ही उसकी जिंदगी को त्रासद बनाती है। कहानी की दूसरी प्रमुख पात्रा मालू की माँ अर्थात अप्पू की नानी है। नानी का कार्यकलाप भी अप्पू के नज़रिए से ही कहानी में प्रस्तुत होता है। सतही नज़र में नानी क्रूर लगती है, लेकिन उसकी आदतें भी मजबूरी से उद्भूत हैं। समाज के नैतिक बोध की शिकार है नानी। नैतिक मूल्यों को बरकरार रखने की कोशिश की वजह से ही वह अपनी बेटी और पौत्र से बेरहमी से पेश आती है।
अप्पू को लगता है नानी का काम ही फटकार और गालियाँ सुनाना है। सुबह उठते ही गालियों की बौछार शुरू हो जाती। दोपहर होने तक छोकरा जगता है। तेरे जन्मते ही तो घर का सत्यानाश हो गया था कि नहीं। इसी तरह जब अप्पू दातुन करता है तो दातुन करते समय थोड़ा पानी नीचे गिर गया तो गाली शुरू कर देती। बदतमीज़, हड्डी पसली एक करके फर्श की लीपापोती की है मैंने। यदि दीदी अप्पू को कोर बनाकर खिलाती तब भी नानी डांटती, क्या यह दूध मुँहा बच्चा है कि तू कोर बनाकर खिलाती है। वस्तुतः नानी को अप्पू फूटी आँख भी इसलिए नहीं सुहाता क्योंकि मालू की वह अवैध संतान है। शादी से पूर्व ही मालू ने उसे जन्म दिया था। उसे मजबूरन परवरिश करनी पड़ती है। बेटी के बिगड़े चरित्र या अप्पू की वजह से ही नानी का एकमात्र बेटा कुमारन उससे अलग रहता है। कुमारन फाटक तक का आता है पर घर के अंदर पाँव तक नहीं रखता। 5 साल पहले वह प्रण लेकर घर से निकल गया था कि वह घर में पाँव नहीं रखेगा। नानी उसके सामने मालू की तरफ इशारा करके गिड़गिड़ाती है, मेरे पेट की जन्मी बेटी है, मैं उसे कैसे मार डालूं। लेकिन कुमारन जिंदी है और वह नानी की बात नहीं मानता, अर्थात घर में आने के लिए तैयार नहीं होता। अपनी पुत्री के भविष्य को लेकर मालू की माँ का चिंतित होना स्वाभाविक ही है क्योंकि वह एक माँ है। यद्यपि बेटी एक बच्चे की माँ है लेकिन वह युवती है। उसकी बेटी युवती है अभी, बेशक वो एक बच्चे की माँ है। उसके सामने भरपूर जिंदगी बची है। क्या वह बच्चे की परवरिश करते हुए आगे की ज़िंदगी गुजार सकेगी। अर्थात नानी यह सोचती है कि क्या उसकी बेटी जो खुद एक बच्चे की माँ है वो अपने बच्चे की परवरिश करते हुए इस समाज में आगे की ज़िंदगी गुजार सकेगी। क्या उसे एक आदमी की ज़रूरत और सहारा नहीं है, इसीलिए वह बेटी के लिए दूसरा आदमी ढूंढती है, अर्थात उसकी शादी करना चाहती है। दलाल शंकरन नायर मदद करता है इस काम में नानी की। वह मालू के लिए एक आदमी को ढूंढ कर लाता है। उसकी सिर्फ एक ही शर्त है कि बच्चे की भनक उस आदमी तक के कानों में ना पड़े, अर्थात मालू का एक बच्चा है, उसकी भनक उस आदमी के कान में नहीं पड़नी चाहिए। माँ को पुत्री मालू की चिंता है और मालू को अपने पुत्र अप्पू की चिंता। शादी की बात पर मालू अप्पू का जिक्र करती है तो माँ पुत्री को उसके बारे में नहीं सोचने की सलाह देती है। वो अपनी बेटी से कहती है कि तू अप्पू की चिंता छोड़ दे, इधर उधर की बातें सोचने से कहीं नहीं पहुंच सकेंगे। जब मालू धोखाधड़ी की बात करती है तो कड़े स्वर में नानी कहती है कि ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं, अगर यह मौका भी हाथ से निकल गया तो ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। अर्थात फिर कोई आदमी शादी के लिए तैयार हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो उसे पछताना पड़ेगा अगर हमने ये मौका छोड़ दिया तो। मालू फिर जब अप्पू की बात उठाती है तो नानी बरस पड़ती है, मैं इस बला से छुटकारा पाना चाहती हूँ और तू बस अप्पू अप्पू करती रहती है। माँ अपनी पुत्री के भावी जीवन को लेकर चिंतित है। माँ को मालू का पुत्र अप्पू समस्या का केंद्र बिंदु जान पड़ता है। माँ का यह मानना है कि अप्पू के हटते ही बेटी का जीवन सुधर सकता है। मालू को देखने एक आदमी आता है। शादी तो उसके यहाँ करने का निर्णय होता है, अर्थात मालू की शादी उस आदमी के घर ही होगी। घर से निकलने से पहले मालू अप्पू को स्कूल के लिए रवाना करती है। शाम का ताना बाना रचा जाता है। अपनी ज़िंदगी की त्रासदी से बेखबर बच्चा इधर उधर घूमता रहता है। यही बात पाठकों के दिल को आर्द्र बनाती है कि अभी उस बच्चे अप्पू को ये नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी में क्या त्रासदी होने वाली है। कहानी का तीसरा आयाम है कहानी में अभिव्यक्त मनोवैज्ञानिक आयाम। एम.टी. वासुदेवन नायर फ्रॉड व युंग के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को जीवन में उतारकर कहानी लिखने वाले मनोवैज्ञानिक कहानीकार नहीं हैं। एम.टी. ने जीवन मानव के अंतरम की गहराई में गोते लगाकर भावों, ख्यालों व उलझनों को पकड़ने की अंतर्दृष्टि हासिल की है। इसकी ज्वलंत मिसाल है बच्चों के नज़रिए से लिखी गई कहानी दीदी व कनकिट कम। 2 कहानियाँ लिखी हैं एम.टी. वासुदेवन नायर ने, एक तो दीदी जो हम पढ़ रहे हैं और उनकी एक और कहानी है करकिट्टम। ऐसी कहानियों में दरअसल बच्चों के लिए दुनिया चमत्कारों का समुच्चय है। देखे सुने सब उसके लिए नया ज्ञान है। बुजुर्गों के समाज में जो कायदे कानून बनाए गए हैं, समाज में जो रीति रिवाज प्रचलित हैं, इन सबसे वो अनभिज्ञ हैं। अर्थात बच्चे जो भी रीति रिवाज हैं, कानून वगैरह हैं समाज में,
उनके सबके बारे में वो अनजान है, इसलिए एकदम ईमानदार कलाकार ही बच्चों के नज़रिए को पकड़ पाता है। बच्चों के ख्यालों के आधार पर लिखी कहानी की यह सीमा हो सकती है कि उसमें उन्हीं बातों का चित्रण संभव है जो बच्चों के ज्ञान की सीमा के तहत आती हों, लेकिन एमटी ने इस दायरे का अतिक्रमण किया है। वह एक तरह से उन्होंने इस दायरे का सही ढंग से इस्तेमाल किया है। दीदी कहानी इसका ज्वलंत उदाहरण है। अपने 5-6 साल के बच्चे के चरित्र की सारी खासियतें हूबहू उभर के सामने आई हैं। इसी के साथ उसके दृष्टिकोण के जरिए ही दीदी व नानी की बातें व आचरण सहज रूप से अभिव्यक्त हो गए हैं। माँ होने के बावजूद दीदी का रोल अदा करने वाली मालू का आत्मसंघर्ष, बेबसी, निसहाय भाव अपने बच्चे अप्पू के जरिए उन्मिलित किए गए हैं। अपनी बेटी की खातिर बच्चे अप्पू से कटुता से पेश आती हुई नानी का चरित्र मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जायज है। पुत्री की शादी का रिश्ता तय करने के उपरांत नानी के मन का सारा मैल धुल जाता है। अप्पू के प्रति उनके दिल में प्रेम और वात्सल्य का समुद्र उमड़ पाता है। यह मनोवैज्ञानिक धरातल पर भी दीदी कहानी की अहमियत है। कहानी का चौथा आयाम है कहानी में उजागरित केरल की पारिवारिक जिंदगी और समाज का स्वरूप। एमटी वासुदेवन नायर की कहानी दीदी में बाह्य परिवेश के विशद वर्णन नहीं है। पात्रों के परस्पर वार्तालाप और विचार से कहानी आगे की दिशा की ओर बढ़ती है। फिर भी इनके माध्यम से ही तत्कालीन समाज और सामाजिक जिंदगी की स्पष्ट झलक पाठकों को हासिल होती है। विघटित होती हुई मात्र सत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था का चित्रण ही कहानी में हुआ है। अप्पू के परिवार में उसके अलावा दीदी और नानी हैं। कोई बुजुर्ग आदमी नहीं है। दीदी का भाई कुमारन रूठकर घर से बाहर निकला हुआ है। वो घर में आने के लिए तैयार नहीं है जब तक मालू उस घर में रहती है। घर परिवार चलाने की जिम्मेदारी भी नानी के कंधों पर ही है। नानी की बातों से स्वतः स्पष्ट है कि घर नानी ही चलाती है। स्त्री प्रधान सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियां पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था की तुलना में अधिक स्वतंत्र अनुभव करती हैं। कथा में वर्णित परिवार में भी नानी की एक छत्र सत्ता कायम थी। अपनी पसंद का रिश्ता वह रख सकती थी। एक से ज़्यादा पुरुषों से संबंध रखने तक की भी छूट इस सत्ता में होती है। मात्र सत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था में यद्यपि अधिकार का केंद्र पुरुष मामा है, लेकिन उनकी संतानों से बढ़कर बहनों और उनकी संतानों की ज़्यादा अहमियत होती है। मामा की संपत्ति में उनका ही अधिकार होता है, यानी वे ही सही वारिस हैं। दीदी शीर्षक कहानी में इस व्यवस्था के बारे में स्पष्ट पता नहीं चल पाता, लेकिन नानी के चरित्र से यह ज्ञात होता है कि यह उसी व्यवस्था में पली बड़ी है। अपनी बेटी के भविष्य की जिंदगी बनाने के लिए वह पहल जो करती है, उसमें उसकी स्वच्छंद वृत्ति एवं निर्णय लेने की क्षमता का भी पता चलता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इस कहानी में मात्र सत्तात्मक चलता है, यानी कि सब कुछ माता के हिसाब से चलता है। माता को हर तरीके से कुछ भी काम करने की छूट है। वो किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध भी रख सकती है, और जो घर में पैसा वैसा आता है या जो घर चलाने की व्यवस्था करनी है, इसमें भी माँ ही काम करती है, और माँ का ही जो निर्णय है वो सर्वोपरि माना जाता है। नैतिक मूल्यों का भाव बोध दीदी कहानी का मुख्य विषय है। केरल के सामंतवादी समाज में और वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में भी शादी के पहले किसी स्त्री का पुरुष से संबंध रखना और मां बनना घोर अपराध समझा जाता है। आज तो इस अपराध को छिपाने या उससे बचने के बहुत सारे आसान तरीके हैं, लेकिन समांती समाज में उसकी सज़ा भुगतनी ही पड़ती है। मालू ने भी ऐसा ही एक अपराध किया है, जिसकी वजह से उसे अपने घर में ही अपमानित होकर रहना पड़ता है, और आखिर अपने बच्चे को छोड़कर भी जाना पड़ता है, और अपनी इच्छा के विरुद्ध दूसरी शादी भी करनी पड़ती है। केरल की समाज व्यवस्था में जीवन का यह दुखद भाग अत्यधिक सतर्कता के साथ दीदी शीर्षक कहानी के माध्यम से प्रयुक्त हुआ है। तो इस कहानी का जो सबसे महत्वपूर्ण और कई बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो में हम इसी कहानी के दूसरे क्वेश्चन के साथ अपना अध्ययन शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।